हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में जो भी आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है 30 नंबर के, इसमें जो पेपर 2 के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग पेपर 1 के भी क्वेश्चन करेंगे और जो आपकी हिंदी पेडागोजी आई थी पेपर 1 और पेपर 2, इन क्वेश्चनों को भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है जो कि अभी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। ठीक है, तो अजेशन क्या दे रखा है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। देखिए, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बट कुछ बच्चे जो होते हैं उनको सीखने में टाइम लगता है, उनको 2 से 3 बार चीजें बतानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। हर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि एज ए टीचर के रूप में आपको क्लासरूम में जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है ना। कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। कोई बच्चा जो है धीमी गति से सीख रहा है तो आप उसको 2 से 3 बार चीज़ें बताइए, अलग मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो अजेशन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दे रखा है, शिक्षकों के विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। रीजन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। एज अ टीचर के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जो है ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा सहयोग से सीखता है, जो उसके पीयर ग्रुप्स होते हैं वो भी बच्चे को सीखने में हेल्प करते हैं, जो बच्चे के साथी समूह होते हैं, है ना। इसके साथ साथ जब बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है तो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसकी समझ बेहतर होती है, बच्चा कई सारे स्किल्स सीखता है ना। तो उसकी समझ विकसित होती है जब बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है। तो इससे बचना नहीं चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, एज अ टीचर के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ग्रुप लर्निंग कराना चाहिए, समूह कार्य कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे की समझ है वो बेहतर हो सके। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, बातचीत से बचना चाहिए, यानी समूह कार्य नहीं कराना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अजेशन तो आपका यहाँ पर सही था, बट इसका रीजन क्या दे रखा है, पूरी तरीके से गलत दे रखा है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लिया तो आपके ऑप्शन वहीं पर आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर जीन प्याजे और जो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत थे उसमें प्रमुख समानता क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए, जो जीन प्याजे हैं और जो लेव वाइगोस्की हैं, दोनों का संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। और जो रचनावाद है ये क्या कहता है कि जितने भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराया जाए, यानी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करके चीज़ों को सीखे, खुद जो है किसी कार्य को करे, उसके बाद जो है उसको सीखे, यानी पार्टिसिपेट करे, संलग्न हो। ठीक है, तो यही बात जो है आपके जीन प्याजे भी कहेंगे और लेव वाइगोस्की भी कहेंगे कि बच्चा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, किसी कार्य को खुद करके सीखे। और यही इन दोनों के जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसमें समानता भी है। तो बच्चों के स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता थी तो भी आप इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुँच सकते थे। कैसे, जरा इसके बारे में देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा था, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक की भूमिका। देखिए, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो लेव वाइगोस्की है ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। बट क्या आपने कभी ये पढ़ा था कि जीन प्याजे ने भी संस्कृति की बात की है, समाज की बात की है? नहीं, इन्होंने तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। ये तो समाज और संस्कृति की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में समानताएं पूछ रखी थी। तो संस्कृति की बात तो सिर्फ लेव वाइगोस्की करते हैं, जीन प्याजे तो इसकी बात करते ही नहीं है। तो ये तो आपकी समानता होगी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, है ना। अब थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा था, थर्ड दे रखा है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। देखिए, जो जीन प्याजे हैं जो कि क्या कहते हैं कि जो हमारा थॉट होता है ये डिसाइड करता है कि हम किस तरीके की भाषा को बोलेंगे। यानी थॉट क्या कर
जो विचार होता है ये क्या करता है, प्रोसीड करता है हमारी लैंग्वेज को। यानी जो जीन पियाजे ये क्या कह रहे हैं कि विचार से भाषा आती है, बट लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो थॉट होता है, जो विचार होता है और जो लैंग्वेज, जो भाषा होती है, शुरू में तो दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, बट बाद में जाकर के मर्ज हो जाती है, यानी कि मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो भाषा होती है ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमारे माइंड में विचार आते हैं, यानी भाषा निर्धारित करती है कि किस प्रकार के हमारे जो विचार होंगे, है ना। तो दोनों का जो मत है भाषा और विचार को लेकर के ये क्या है, अलग अलग है ना। यानी एक समान तो है नहीं, यहाँ पर प्रमुख समानता पूछ रखी थी, दोनों के जो मत है भाषा और विचार को लेकर के ये अलग अलग है, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है आंसर नहीं होगा। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं इसके बारे में सिर्फ जीन पियाजे ने ही बात की। क्या कभी आपने लेव वाइगोस्की की थ्योरी में पढ़ा कि जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं? बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो समाज की बात की, संस्कृति की बात की, लैंग्वेज की बात की, इन्होंने कोई अवस्थाएं नहीं दी। ठीक है, किसी भी बच्चे की जो स्टेज होती है उसके बारे में बात ही नहीं की। ठीक है, इसके बारे में बात कौन किया, जीन पियाजे ने किया। ठीक है, तो चरण स्टेज की बात किसने की है, सिर्फ जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने इसकी बात नहीं की है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं हो सकता। तो सिंपली हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को नोट्स शेयर किए हैं वहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि नोट्स में जो ये चीज़ें आपकी दे रखी है इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है और वहाँ से आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे। एक अजर्शन रीजन वाले और इसमें जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें कि आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए रहते हैं और बताना रहता है कि कौन कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है ना। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मानकीकृत वर्ड होता है ये क्या होता है, आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। मानकीकृत का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके पर फिक्स हो जाना। ठीक है, बट हमें किस तरीके का यूज करना चाहिए, डिफरेंशिएटेड, यानी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो इसके बारे में अभी जो आपकी प्रीवियस क्लास हुई है उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मानकीकृत तो आपका होगा नहीं, है ना। मानकीकृत आपका नहीं होगा तो देखिए फोर्थ इसमें भी दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन को आप अगर एलिमिनेट करना सीख गए तो आपका टाइम भी बचेगा और जो आपके ऑप्शन होंगे वो इजीली आपको मिल जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होने वाला। देखिए फोर्थ इसमें भी दे रखा है और आपका इसमें भी दे रखा था, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर कट गए। अब हमें फर्स्ट और फोर्थ में बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था, जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है ये तो आपका पक्का होगा, यानी थर्ड वाला तो आपका पक्का होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि बच्चे को हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि हम अलग अलग तरीके से पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भी मिलता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो थर्ड तो हमारा ऑप्शन में पक्का होगा, तो इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। ठीक है, अब हम देखिए अब सेकेंड को हमको यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो सेकेंड आपका सही ही होगा। ठीक है, जो कि आपका क्या दे रखा है, अनुकूलित, तो ये आपका सही है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका बचता है सुविचारिता, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही बातें सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी अपने ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंने जो जीन पियाजे से रिलेटेड आपकी एक वीडियो बनाई थी आपके एग्जाम से पहले, उसमें मैंने जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को कराया था, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से, और ये चीज़ें मैंने आपके नोट्स में भी मेंशन की है। तो अगर आपने उस नोट्स को परचेज किया होगा तो आपको पता होगा कि ये डायरेक्ट जो है आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर भी करूंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा था कि जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जो बच्चा होता है और जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उनकी जो सोच होती है वो मात्रा में तो सेम होती है, यानी जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट गुड क्वालिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। आप जो है अपने घर के कामों के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के कामों के बारे में सोच सकते हैं, बट एक छोटा बच्चा आप खुद सोचिए कि वो किसके बारे में सोचेगा, अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, चॉकलेट्स के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो जो गुड़ होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी गुणात्मक रूप से जो है भिन्न होती है, बट मात्रा सेम होती है। जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। तो यही बात जीन पियाजे कहते हैं कि
बच्चों की सोच जो है वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं, मात्रा सेम होती है। जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मात्रा सेम होती है, यानी कि समान होती है, बट गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चा हो चाहे वयस्क हो, दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है। बच्चा तो बल्कि वयस्कों से ज़्यादा जानता है, वो खुद चीज़ों को जो है करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, नहीं, ये बात भी जो है आपकी गलत है। आपने देखा होगा एक जो छोटा सा बच्चा था कौटिल्य करके, वो तो वयस्क, जितने भी वयस्क व्यक्ति थे उनसे भी बहुत ज़्यादा जानता था। तो बच्चे कभी कभी ज़्यादा जानते हैं वयस्क की तुलना में, है ना। तो ये तीनों बातें आपकी गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। देखिए परासंज्ञानात्मक कौशल का मतलब क्या होता है, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, यानी कि खुद के चिंतन के ऊपर चिंतन करना। ठीक है, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, नहीं, यानी कि सिर्फ जो है हम विद्यार्थियों को नोट्स प्रदान कर दें जो सत्र अंत परीक्षाएं होती है उसके लिए, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, ये बात देखिए बिल्कुल गलत है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है, लर्निंग बाय डूइंग कराना है, यानी कि उसको चीज़ें रटवाना है। ठीक है, ये बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीईआरटी भी कहती है कि हम बच्चे को रोड मेमोराइजेशन नहीं कराएं। ठीक है, उसको लर्निंग बाय डूइंग करने के लिए प्रोत्साहित करें, करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, नंबर पे फोकस नहीं करना है, गुणात्मक प्रतिपुष्टि देनी है। ठीक है, सभी पक्षों का आकलन करना है बच्चे के, सिर्फ नंबर पे फोकस नहीं करना है। तो ये बात भी गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर बचता कौन है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ मैं आप लोगों से कई बार बोलती हूँ कि आप जब सीडीपी का टेस्ट देते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर आपको उसमें मान लीजिए 16 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर आ रहे हैं, तो खुद आप उस पर विचार कीजिए कि कहाँ पर आपने मिस्टेक किए, कहाँ पर कौन से जो फिलोसफर हैं उनकी थ्योरी आपको नहीं समझ में आई है। ठीक है, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो जब आप इन चीज़ों पर खुद विचार करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएंगे, तो आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा और जो आपके स्कोर होंगे वो भी बेहतर होते चले जाएंगे, है ना। तो यही होता है आपका मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञानात्मक कौशल, खुद के सोच के ऊपर सोचना। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग डेली करते हैं, तो डेली उन चीज़ों को रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ईजिली सारी चीज़ें फिट होती चली जाएंगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो अभी ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी कि लेव वाइगोस्की भाषा और विचार के बारे में क्या कहते हैं, है ना। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। देखिए ये बात लेव वाइगोस्की नहीं कहते, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, वो निर्धारित करती है कि हमारा विचार कैसा होगा। ठीक है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे में क्या है, गुथे हुए हैं। ठीक है, यही तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा क्या कर रही है, हमारे विचार को निर्धारित कर रही है। भाषा और विकास क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात कौन कहता है, लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये बात गलत है। देखिए जब लेव वाइगोस्की की बात है तो ये भाषा से विचार की बात करेंगे, और जब जीन पियाजे की बात है तो वो विचार से भाषा की बात करेंगे। ये पॉइंट अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, विचार भाषा को आकार देता है, ये बात कौन करेंगे, आपके जीन पियाजे करेंगे। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन की तरफ आपको नहीं जाना है कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये कहा है लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये भी मैंने आपके लोगों के नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं उसमें मेंशन कर रखा है। अभी मैं आप लोगों के साथ में वो नोट्स शेयर करती हूँ, थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में तीनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से आपके नोट से ये क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करे। देखिए जब भी पर्यावरण की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, तो सिंपली हमें पता चल गया किस बुद्धि की बात की जा रही है,
प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। जब पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, जो व्यक्ति प्रकृतिवादी बुद्धि का होगा उसको ये चीज़ें पता होगी कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कहाँ पर पौधे लगाने हैं, कहाँ पर नहीं लगाने हैं, ठीक है, पौधे को किस तरीके से देखभाल करनी है, यानी कि पर्यावरण के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होगी एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, नेचर से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है ना। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। और यहाँ पर यही पूछ रखा है, तो हम लोग यहाँ पर जो शारीरिक गति बुद्धि है इसकी तरफ तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से मूव कर सके, जैसे कि डांसर वगैरह होते हैं, है ना, जो सर्कस में काम करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रोटेट मूव वगैरह कर देते हैं। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है। इसके अलावा जो क्रिकेटर होते हैं, बैडमिंटन जो लोग खेलते हैं, उनके अंदर भी यही बुद्धि होती है, उनका अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है। तो इस ऑप्शन की तरफ तो हम लोग जाएंगे ही नहीं, स्थायी बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो इसकी तरफ भी आप लोग क्यों जाएंगे, ये तो उनके अंदर होगी ना, जो लोग कवि वगैरह होते हैं, जिनकी कि अपने भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, नेता वगैरह को ले लीजिए, तो ये लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो भाषाई बुद्धि की तो आपकी यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, तो इस ऑप्शन की तरफ क्यों जाएंगे, है ना। अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये किसके अंदर होती है, जो व्यक्ति दूसरों के हाव भाव, मनोदशा को, स्वभाव को समझ सके, तो ये किसके अंदर होगी, है ना। दुकानदार होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि नहीं ये कपड़ा तो आप पे बेहतर ही लगेगा, बहुत मस्त, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, है ना, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, वो आपके जो है मनोदशा स्वभाव को समझ रहे हैं, ठीक है, यानी उनको पता है कि अगर वो इस तरीके से बोलेंगे तो आप कपड़े वो लेंगे ही, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है आपके मनोदशा स्वभाव को समझ रहे हैं। तो ये बुद्धि किसके अंदर होगी, जो आपका जो दुकानदार होता है उनके अंदर ये वाली बुद्धि होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग जो है साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपके बारे में बता पाते हैं कि आप जो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी इस प्रकार की बुद्धि होगी, है ना। तो इसकी तरफ भी हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बच क्या रहा है आपका, सिंपली फर्स्ट ही ऑप्शन बच रहा है, प्रकृतिवादी बुद्धि, और यहाँ पर पर्यावरण की बात भी हो रही है। तो हम किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे ही क्यों, जब हमें सारे ऑप्शन के बारे में पता है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रियाएं सबसे अधिक प्रभावी होंगी जब, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें आप फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड तो आपका इजीली गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, ठीक है। एक ये हो गया आपका, यह वर्ष के अंत में परीक्षण पर और परीक्षा पर केंद्रित होता है। नहीं, ये जो आपका जो भी प्रतिक्रियाएं कराई जाती हैं ये बच्चे के सीखने के दौरान ही कराई जाती हैं, ठीक है। परीक्षा जो लास्ट में परीक्षाएं ली जाती है उस पर केंद्रित नहीं होता है कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ये आपकी बात गलत है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यानी कि एक छात्र से दूसरे छात्र की तुलना करे कि ये छात्र बढ़िया है पढ़ने में, ये छात्र जो है कमज़ोर है, नहीं, इस तरीके की भी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रियाएं सबसे अधिक पूछा है, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावी कब होंगी, जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कराए जाए, यानी कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। बात सही है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगी, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कराई जाए और उसके बाद भी कराए जाए, तब बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने में सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ था। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो इस क्वेश्चन को आपने गलत नहीं किया होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो कि उसकी योग्यता के अनुकूल हो। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, अलग कार्य नहीं देना है। जो बच्चा कार्य कर रहा है अगर उसमें जो है उसको परेशानी आ रही है, उसको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप क्या करें, एज ए टीचर के रूप में उसको थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि बच्चा मान लीजिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है, किसी पॉइंट पर जाकर के अटक गया, तो आप उसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ताकि बच्चा आगे के जो प्रोसेस होते हैं उनको खुद सॉल्व करे, है ना। तो सिर्फ आपको हिंट देना है, संकेत देना है, इशारे देने हैं। ये बात कौन कहता है, लेव वाइगोस्की कहते हैं।
छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि आवश्यकता अनुसार, जब जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत हो वहाँ पर क्या करिए, थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड कीजिए। और बात यहाँ पर हो रही है लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की जो है समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं। बच्चा क्या करे, ग्रुप लर्निंग करे, समूह में कार्य करे, तो ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। नहीं, डायरेक्ट उत्तर नहीं बता देना है, बच्चा खुद जो है उस चीज़ को सॉल्व करे। छात्रों को समस्या का स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, इससे कहीं बेहतर ऑप्शन है आपका सेकंड वाला। सिर्फ हम ये कह दें कि बच्चा तुम स्वयं हल करो, ये बात गलत है। उसको हम हेल्प भी प्रोवाइड करें, क्योंकि टीचर क्या एक सुगम करता है, एज ए फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। तो ये बात भी गलत है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन किस स्थिरता, किस विकास में शामिल है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को नोट्स में भी ये चीज़ शेयर की हुई है और मैंने आप लोगों को साथ में कई बार डिस्कस किया है कि जो विकास के पक्ष होते हैं कौन कौन से, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। और जो आपका सामाजिक विकास होता है इसी के अंदर क्या जाता है, संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको आप भावात्मक विकास भी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। अगर यहाँ पर सिर्फ भावनाओं और व्यक्तित्व की बात होती तब तो हम चले जाते भावनात्मक विकास की तरफ, बट यहाँ पर भावनाओं और व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की भी बात दे रखा है। और मैंने ये चीज़ आप लोग को बताया है कि सामाजिक विकास के अंदर ही आपका आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, मनोसामाजिक विकास, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है भावनाओं को देख करके फोर्थ ऑप्शन की तरफ चले गए थे, बट फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक परिवर्तनों, सामाजिक संबंधों में परिवर्तनों की भी बात कर रखी थी। तो मनोसामाजिक विकास आपका यहाँ पर होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि जो रचनावाद है ये यंत्रवत यानी याद करने की बात तो करेगा नहीं, ये तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। बच्चा जो है खुद एक्टिविटी करे, खुद किसी चीज़ के बारे में जाने। ग्रहणशील यानी कि बच्चा सिर्फ चीज़ों को सुन रहा है, टीचर आके बता दे, इसकी भी बात रचनावाद नहीं करता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए। ये किसकी बात करता है, डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित अधिगम की बात करता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो है किसी चीज़ में खुद एंगेज हो, खुद करके किसी कार्य को सीखे। अर्थहीन, मीनिंगलेस नहीं, अर्थपूर्ण जो है शिक्षण की बात करता है। तो ये भी आपका गलत है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी बच्चा क्या करे, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत है, नहीं, बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, चीज़ों को सीखने के लिए उसके अंदर जन्मजात जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है ना। तो ये गलत हो जाएगा। मासूम और आश्रित, नहीं, मासूम और आश्रित तो कहना ही नहीं बच्चे को, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत वर्ड दे रखा है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, यानी सिर्फ ज्ञान को भरता है नहीं, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है। ये आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को नोट्स शेयर भी करूंगी और दिखाऊंगी वहाँ पर किस तरीके से जो है अभी 7 जुलाई जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि देखिए अभी हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जीन पैजे से रिलेटेड क्वेश्चन करा, फिर यहाँ पर भी जीन पैजे का क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो जीन पैजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोलबर्ग, ये 3 लोग तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक आध 2 फिलोसफर और है जो नॉम चॉम्स्की आपके हो गए, ठीक है। बस इन्हीं लोगों को अगर आपने अच्छी तरीके से रीड कर लिया, और जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सारी चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरीके से रीड कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर जाने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में आपको स्किनर वगैरह, थॉर्नडाइक वगैरह ये लोग भी देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ऑप्शन में ही आपको ये लोग देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु, समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण की बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। यानी कि सिर्फ रिजल्ट पर फोकस होना चाहिए,
न कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है इस पर, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। व्यवहार और दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। देखिए ये बात भी आपके यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। दंड और पुरस्कार की बात जीन पियाजे नहीं करते, ठीक है। अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाना चाहिए, ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है। अवधारणाओं को जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की तरफ ले जाना चाहिए, है ना। ये क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह व चरण को ध्यान में रख करके तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है 8 साल का है, आप उसको पढ़ा रहे हैं जो है 12 साल का सिलेबस, नहीं, उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेशन की बात हो रही है। यह योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, देखिए मास्टरी ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में मास्टरी करना, यानी स्किल्स पे फोकस होती है, सीखने पर फोकस होता है, ठीक है। प्रदर्शन के लिए, रिजल्ट के लिए फोकस नहीं होता है, हमारी समझ कितनी बड़ी उसके लिए जो है ये लोग सीखते हैं, किसी चीज़ में बिल्कुल बेहतर करना, है ना। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। देखिए बाहरी अभिप्रेरणा इस बच्चे के अंदर नहीं होती है, इन बच्चे के अंदर होती है इंटरनल मोटिवेशन। बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट, उसमें जो आमिर खान होते हैं वो इंटरनली अभिप्रेरित होते हैं, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। उनका सिर्फ ध्यान किस पर होता है, सीखने पर होता है ना। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण तो फिर से ये गलत हो जाएगा। स्थिर दृष्टिकोण तो आपका यहाँ पर आएगा ही नहीं। ये क्या होगा, ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मास्टरी ओरिएंटेशन की बात हो तो आप 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की बात होगी, इसके साथ साथ जो योग्यता होगी इसको हम क्या कर सकते हैं, वृद्धिशील कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप आज आपके सीटेट के एग्जाम में मान लीजिए 88 नंबर आया, 89 नंबर आया, लेकिन आपने मेहनत की, ठीक है, चीज़ों को समझा अच्छी तरीके से, तो आपके 120 प्लस भी आ सकते हैं, 130 प्लस भी आ सकते हैं, यानी योग्यता क्या होती है हमारी, बढ़ सकती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जैसे ही जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था एडोलेसेंस में आते हैं, तो फिर जो जेंडर स्टीरियोटाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के काम करेंगी, लड़के जो है बाहर के काम करेंगे। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उतना नहीं किया जाता है, बट जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो जो लड़कियाँ होती हैं उस पर जो ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है। लड़कों को बाहर का काम दे दिया जाता है, लड़कियों को घरों का काम दे दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है। देखिए जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती है, यहाँ पर जेंडर की बात की जा रही है। ये हमारा समाज निर्धारित करता है कि लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, ठीक है। ये कोई भगवान जी ने हमें फिक्स करके नहीं बनाया हुआ है कि लड़कियां ही घर के काम करेंगी, लड़के ही बाहर के काम करेंगे। तो हमारे समाज ने निर्धारित किया है। तो ये जैविक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, ये हमारे समाज के दौरान निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ना। और इसी को क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी जो हमारे समाज ने धारणाएं बना दी है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ए आपका क्या है यहाँ पर सही है, लेकिन आर गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के पेपर 2 में जो 15 क्वेश्चन आए थे। देखिए 15 क्वेश्चन अभी आपके और रह गए हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, क्योंकि अभी जो है कुछ काम है मुझे। तो प्लीज़ आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके जो है सेकंड पार्ट में ये जो 15 क्वेश्चन है आप लोगों को भी थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को जो 15 क्वेश्चन है वो सेकंड जो इसका पार्ट आएगा उसमें करा दूंगी। इसमें पेपर 2 के क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो जाएंगे। उसके बाद में पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी आती है उसके मैं कराऊँगी। उसके बाद में जो हिंदी पेडागॉजी आपकी आई है 15 नंबर की है, तो वो तो मतलब एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो एक वीडियो में मैं पेपर 1 के हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन करा दूंगी और दूसरी वीडियो में पेपर 2 के हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन करा दूंगी, है ना। यहाँ पर आपके ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर हम लोग 30 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे पेपर 2 के। इसके अलावा मैंने नोट्स के बारे में बात की थी, तो नोट्स में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना हुआ था, जो मैंने आप लोगों को विकास के आयाम यहाँ पर बता रखे थे। कितने होते हैं आपके, 4 आयाम होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास,
ठीक है, भावनात्मक विकास, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर जो आपका सामाजिक विकास होता है, इसी के अंदर क्या आ जाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शारीरिक विकास के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, संज्ञानात्मक विकास की चीज़ें के अंदर जो आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ। और नोट्स क्या आपके बाइलिंगुअल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो जीन पैजे से क्वेश्चन आया था उसके बारे में देखते हैं कि ये जीन पैजे की आपकी जो थ्योरी थी इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। देखिए यहाँ पर एकदम डायरेक्ट पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की जो थिंकिंग होती है एडल्ट से यानी कि वयस्क व्यक्तियों से प्रकार टाइप्स में अलग होती है। ठीक है, यानी कि गुणात्मक रूप से अलग होती है। ठीक है, प्रकार अलग होता है लेकिन मात्रा क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा प्याजे क्या कहते हैं, जो प्याजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में रचनावाद से संबंध रखते हैं। तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैंने इस तरीके से डिज़ाइन ही किया हुआ है आपके नोट्स को ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर देखने को नहीं मिले। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसके साथ साथ देखिए जो लेव वाइगोस्की से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये किसकी बात करते हैं, 3 चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। बहुत ही जो है अलग तरीके से मैंने नोट्स को डिज़ाइन किया, उसमें आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिए हार्वर्ड गार्डनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो जो हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, इनसे रिलेटेड जो आपकी भाषाई बुद्धि होती है इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लिया ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाएंगे ही नहीं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ फ्रेंड्स। और नोट्स का प्राइस बहुत कम है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ क्लासेस को ज़रूर अटेंड कीजिए। जितने भी क्लासेस आपकी कराई जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है और यहाँ से आपके एग्जाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपका अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रकृतिवादी बुद्धि से। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपके नोट्स में दे रखी है। तो जिन्होंने नोट्स जो है परचेज कर लिया बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे वो आपके एग्जाम में। तो इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी के जो आपके 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।